आज 16 दिसंबर है। सानेहा आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर को 7 बरस हो गए हैं, मगर मुल्की तारीख का वो स्याह तरीन दिन आज भी कोई भूला नहीं है। मासूम बच्चों के चेहरे आज भी हर दिल उदास कर देते हैं। ये वो जख्म है जो रिस रहा है, जो आज भी कौम से मुतालबा कर रहा है कि दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ मुत्तहिद हों। आज के दिन में कुछ सवालात हैं जिनका जवाब मिलना बहुत ज़रूरी है कि क्या इस सानहे में मुलव्विस जिम्मेदारों का तयन हुआ, उन्हें सजाएं मिली? क्या रियासती इदारों ने नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद में भरपूर संजीदगी दिखाई? अगर रियासत की दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी से मुतालिक पॉलिसी वाज़ेह है तो फिर TTP से मुज़ाकरात क्या सोच कर किए जाते हैं? इस सारे मामले पर रियासत ने जो किरदार अदा करना था क्या वो किया? जो इंसाफ फराहम करना था क्या वो किया? सवाल हैं जिनके जवाब जानने की हम कोशिश करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं तारुफ मैं आपसे करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है नासिब एक चुगताई साहब ने, नसीम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अमीर अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया है। इसके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। NBC क्या कहेंगे, क्या आपके ख्याल में रियासत ने इस मामले में इंसाफ किया और क्या हमने बतौर कौम सानेहा APS से इंसाफ किया? देखिए, ये बहुत ऑब्वियस सवाल आते हैं और ये वो सवाल आते हैं जिनका जवाब सिर्फ नहीं में है कि हमने कोई इंसाफ नहीं किया। हमने तो एक और वाक़या हुआ था 16 दिसंबर को, हमने उससे भी इंसाफ नहीं किया, उससे भी कुछ नहीं सीखा। वो तो ये मुल्क का पूरा हिस्सा अलग हमसे हो गया था, हम ठंडे पेटों बैठे रहे। हमने आज तक कुछ नहीं सीखा, फिर लड़ रहे हैं उसी तरह हम, फिर उसी तरह हुकूक कर रहे हैं। अब ये जो मामला था APS का, ये सुबह का वक्त था और मैं बहुत नींद में था, मुझे न्यूज़ रूम से कॉल आई थी और तो फिर मुझे परेड ग्राउंड की आवाज़ें आई थी कि बच्चों को मारो, बच्चों को मत छोड़ना। ये वही एक सीरीज़ थी कि पाकिस्तानी बच्चों की नस्ल और फ़ौजियों के बच्चों की नस्ल का खात्मा किया जाए। और इसमें बहुत ऑब्वियस था कि एक सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, तगड़ा सिक्योरिटी लैप्स हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ मर्सिए बढ़ना शुरू कर दिए हमने। हम नेशनल एक्शन प्लान पे मजबूरन गए, मैं ये कहूँगा मजबूरन गए, क्योंकि बहुत प्रेशर आ गया था आर्मी चीफ के पर और आर्मी चीफ ने प्राइम मिनिस्टर से कहा था कि करना है और इतना ज़बरदस्त रिएक्शन आया था कि इमरान खान साहब को अपना वो धरना जो किसी कीमत ख़त्म नहीं करना चाह रहे थे वो ख़त्म करना पड़ा था। एक बहुत बड़ा मोमेंटम बना था कि इस बार दहशतगर्दी का खात्मा करके दम लेंगे। हमारे बच्चे मार दिए यार, हमारे वो फूल मार दिए जो माओ ने तैयार करके बड़े प्यार से चाव से पढ़ने के लिए स्कूल भेजे थे। उन बच्चों को मार दिया, चुन चुन के मारा गया। डेस्क के नीचे 3-3 लोगों ने फायर किए और ताकि वो बच्चा मर जाए, हर सूरत मर जाए। इंतहाई शेखुल कल्ब लोग थे, एक खास मकसद से आए थे और मकसद पाकिस्तान की नई जनरेशन को ख़त्म करना था और वो आज भी है उनका और वो आज भी है। हमने नेशनल एक्शन प्लान बनाया, अच्छा प्लान था, ज़ाहिर खराबियाँ तो होती हैं लेकिन हम उस पर अमल नहीं कर पाए पूरी तरह। हमने फौजी कोर्स तो बना दी रो धोकर, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि हमने एक ज़रबुल अज़ब शुरू की, एक बहुत प्रोएक्टिव वॉर थी हमारी वो अगेंस्ट टेररिज्म। हमने एयरफोर्स इस्तेमाल की, हमने बहुत ताकत के साथ उन अड्डों को ख़त्म किया, सफाया किया जहाँ से दहशतगर्दी आती थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? फिर वापस हम पॉइंट 0 पर आ गए। आज फिर वो दहशतगर्द सरगर्म है, आज फिर वो ब्लैकमेल कर रहे हैं, आज फिर हम उनसे मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं नहीं हम बात नहीं कर रहे, हम आपसे जंगबंदी नहीं कर रहे, वो प्रेस रिलीज जारी कर रहे हैं। अब सोचें हम कहाँ खड़े हैं कि उनकी प्रेस रिलीज जारी होती है कि हुकूमत पाकिस्तान बात नहीं सुन रही हमारी और हमारे लोगों को रिहा नहीं कर रही, रिहा करके अफगानिस्तान नहीं भेज रही वगैरह वगैरह, तो हम जंगबंदी नहीं करते। तो भाई उनसे जंगबंदी के लिए किसने कहा था? उन्होंने जंगबंदी कभी की नहीं है। जो उस दौरान सो कॉल्ड सीज फायर था उस दौरान भी हमारे जवान शहीद होते रहे, बलूचिस्तान में भी, फाटा में भी, वजीरिस्तान में भी। देखिए इस मामले में बहुत संजीदा होने की जरूरत है। ये ज़रब अज़ब का केस है, इसमें कोई मुफाहमत की बात नहीं हो सकती, नहीं होनी चाहिए। एक साहब कहते हैं कि वो आइन के तहत आ जाएं
तो हम मान लेंगे। भाई वो कातिल है यार, उन्होंने कत्ल किया है, सही। उन्होंने बच्चों को मारा है। अब मैं कहाँ-कहाँ गिनवाऊँ आपको? अपने बाज़ारों से शुरू करूँ मैं, अपने सही। फ़ौजियों के जी। नमाज़ जुमा के इज्तिमात से शुरू करूँ, जी। कहाँ से करूँ? जी। हर जगह कातिल वही हैं, मेरे कातिल वही हैं, आपके कातिल वही हैं। जी। उनको आप किस तरह पनाह दे सकते हैं, किस तरह माफ़ी दे सकते हैं? ये इंतहाई नाक़ाबिल कबूल है। नाकाबिले कबूल है आपके ख्याल में। ब्रिगेडियर साहब, जैसे कि एनबीसी साहब ने भी कहा कि जब ये सब हुआ हमने मरसी पढ़ना शुरू कर दिया, हम कर भी क्या सकते थे। आपके ख्याल में क्या जो नेशनल एक्शन प्लान है वो मौसर है या उसमें कुछ तब्दीली लाने की ज़रूरत है? देखें, नेशनल एक्शन प्लान कंप्लीट 20 पॉइंट्स हैं। आई विश कि उस पर अमल किया जाए, जो कि नहीं किया गया। ना उसमें जुडिशल रिफॉर्म्स हुई हैं, ना पुलिस रिफॉर्म्स हुई हैं, ना मदरसा रिफॉर्म्स हुई हैं, और मिलिट्री कोर्ट से वो कुछ अर्से के बाद ख़त्म हो गए, और बहुत ही चीज़ें हैं वो नहीं हो सका क्योंकि एक पेज के ऊपर नहीं आते हैं। फिर उसको रिसोर्सेज नहीं गए, नेटका को हमने रिसोर्सेज नहीं है जो देने चाहिए, ताकि तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वहाँ पर शेयर करें और फिर एक कोहेसिव ऑपरेशन स्ट्रैटेजी बनाई जाए, वो भी नहीं बनाई गई। देखिए, एक ये जो इंसिडेंट हुआ, ज़ाहिर है कि बहुत ही अफसोसनाक, जितना भी पूरे मुल्क में मेरे ख्याल में हमारे छोटे बच्चे दे इवन डिडंट ब्लॉसम जब वो शहीद हो गए, और वो पेरेंट्स के लिए सोचें क्या बात थी। और इसमें ज़्यादातर आर्मी ऑफिसर्स के बच्चे थे, वो आर्मी ऑफिसर्स जो नॉर्थ वजिस्तान में ऑपरेशंस कर रहे थे। आप उनकी प्राइड देखें कि वहाँ वो ऑपरेशंस कर रहे हैं और पीछे उनके बच्चों के साथ ये हुआ है, फैमिली से ये हुआ है। तो ये उनका डिज़ाइन था, दे टुक रिवेंज बिकॉज ऑफ ज़रबे अज़्ब, और जो हमने वहाँ पर एक स्टार्ट कर दी ज़रबे अज़्ब, जिसमें उनको मारना शुरू कर दिया था। उसके बाद इनको सबको हमारी सिक्योरिटी एजेंसी ने पकड़ लिया। मोस्ट ऑफ देम हैज बीन एग्जीक्यूटेड, ये तो बड़ी क्लियर बात है। लेकिन अफसोस की बात है कि पेशावर हाई कोर्ट ने बहुत से टेररिस्ट को जो हेनस क्राइम में थे उनको सबको छोड़ दिया, जिसकी वजह से मैं कहता हूँ हमारे कोर्ट्स को साथ चलना चाहिए, सोचना चाहिए कि किस तरीके से बेल दी जा रही है। अब सोचना ये है कि इसके बाद आगे क्या है। देखें, टीटीपी को बिल्कुल माफ नहीं होना चाहिए। दे हैव डन, वो हमारे मुल्क का नुकसान किया जो कि हम इनको कभी माफ नहीं कर सकते। बट डू वी वांट टू गो इनटू अनएंडिंग वॉर, ताकि हमारे और लोग भी शहीद हों, हमारे बच्चे और शहीद हों। और उसके बाद अब ये देख, वहाँ पे इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि तालिबान ने इनको कहा जी कि पाकिस्तान नेगोशिएट करें, यू कांट यूज आवर लैंड फॉर एनी पर्पज इन एनी मुल्क के अंदर आप नहीं कर सकते। इस वक्त वो है वीक ग्राउंड के ऊपर। दिस द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड तालिबान ने वो अफगान तालिबान सोचा कि इस वक्त अगर इनसे नेगोशिएट करते हैं हमारी टर्म्स के ऊपर, हमारी टर्म्स क्या है, बड़ी क्लियर है। नंबर 1, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को मानेंगे, आइन को मानेंगे, हथियार फेंकेंगे। उसके बाद जो लोग हिनस क्राइम में इन्वॉल्व हैं, जो बहुत खतरनाक, उनको माफ नहीं किया जाएगा। फिर उसके बाद वो उनके अगर हम बातें हैं तो जो लोअर रैंक के, जिनको हम समझते हैं कि वो इतने उनके कमांडर सुधार अगर इन्वॉल्व को नहीं छोड़ा जाएगा, बाकियों तो डील करते कर दें तो हम। और उसके बाद पेरेंट्स से जो शहीद हुए हैं उनसे मुलाकात करके, उनसे डिस्कस करके, उनसे इजाज़त लेके, मुल्क के वसी तर मफाद के अंदर फिर उनसे बात की जाए। और अगर वो नहीं करते तो हमारी मुसल्लह अफ़वाज हर वक्त तैयार हैं। 6-7 हज़ार लोग ये टोटल अब रह गए हैं, वो भी वहाँ से भागना चाह रहे हैं, अब वो खुद परेशान है। तो इस वजह से मेरे ख्याल में ये सब चीज़ें हमें ज़रूर सोचनी चाहिए बिफोर वी कमेंट एनीथिंग। ठीक है, अमीर अब्बास साहब, सानेहा एपीएस को सामने रखते हुए टीटीपी से मुज़ाकरात की टेबल पर बैठना, क्या ये जस्टिफाइड है? मेरा ख्याल है जिस वक्त ये प्राइम मिनिस्टर ने ये बात की थी, उस वक्त आज चूंकि 16 दिसंबर है और आज इन बच्चों का दिन है, और हम हर साल 16 दिसंबर को इन बच्चों को याद करते हैं। जब वज़ीर-ए-आज़म ने ये बात की थी तो उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था कि पाकिस्तान में कोई इतना भी दिल गुर्दा रखेगा, पाकिस्तान में इतना भी किसी के पास हौसला होगा कि वो इतनी बड़ी बात इतने आराम और नरम मुलायम तरीके से कह देगा सनसनी तौर पर कि जैसे ये तो कोई रूटीन मैटर है कि हमें उन दहशतगर्दों के साथ जो है वो डील करना चाहिए या उनको माफी देनी चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए। ये कोई सोच नहीं सकता था। जो बात इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म ने इतने आराम से और बगैर किसी पशेमानी के या बगैर इस बात की परवाह किए कि ये बात लोगों के दिलों पे जाके कचोकों की तरह लगेगी, और उन्होंने ये बात कर दी थी।
आपका जो सवाल था कि क्या रियासत इंसाफ कर सकी, हाँ, रियासत इंसाफ करती अगर रियासत ने ये बात ना की होती कि हम टीटीपी के इन दहशतगर्दों को माफ कर देंगे। रियासत इंसाफ करती अगर रियासत ने लब्बैक जैसे जत्थों को माफ न किया होता। रियासत लब्बैक इंसाफ करती मासूम 150 बच्चों के साथ अगर रियासत ने इस मुल्क के अंदर जो मजहबी इत्तेहा पसंदी है उसके खात्मे के लिए कुछ किया होता। रियासत इंसाफ करती 150 बात अगर रियासत ने इन 7 सालों के अंदर कोई ऐसा सिवाय उस ज़रबे आज़म ऑपरेशन या रद्दुल फसाद ऑपरेशन के अलावा कुछ ऐसा करके दिखाया होता जिसके बाद हम ये कहते कि हाँ आइंदा इस मुल्क के अंदर जो है वो कोई किसी के खिलाफ कुफर का फतवा नहीं लगाएगा, कोई किसी की गर्दन नहीं काटेगा, कोई किसी का घर नजर आतिश नहीं करेगा, कोई किसी मस्जिद इमाम बारगाह पर हमला नहीं करेगा। लेकिन अभी ये जो सियालकोट का वाकया हुआ आज से दो हफ्ते पहले, ये किसका शाखसाना है? ये उसी रियासती बर्दाश्त का शाखसाना है जो हमारी रियासत के अंदर ऐसे जराइम, ऐसी सोच के सिलसिले में पैदा हो चुकी हुई है। तो मैं नहीं समझता कि आज 7 साल के बाद हम 16 दिसंबर 2021 में 16 दिसंबर 2014 के दरमियान का कोई फर्क है उसको कोई खास मिटा पाए हैं। ये जरूर है कि जो हमने ऑपरेशन किए उन ऑपरेशन की वजह से ना सिर्फ दहशतगर्दों की कमीगाहों को नुकसान पहुंचा, ना सिर्फ ये कि उनकी जो कमक पहुंचती थी उसको नुकसान पहुंचा, उनके जो हाइड आउट्स थे उनको नुकसान पहुंचा। आज वजीरिस्तान जो है और कबायली जो असला हैं वो अब जम हो चुके हैं। एक पीस प्रोसेस वहां पे जरूर चला है, दहशतगर्द कुछ मारे गए, कुछ यहाँ से भाग के अफगानिस्तान में उन्होंने पनाह ले ली, ये सब जरूर अपनी जगह पे हुआ है। लेकिन असल में माइंडसेट, मेंटालिटी, सोच, नजरिया, जब तक हम इसको रेक्टिफाई नहीं करेंगे, जब तक हम इसको अनप्रोग्राम करके रीप्रोग्राम नहीं करेंगे, हम नहीं समझते कि हमने इन 150 बच्चों के साथ कोई इंसाफ किया होगा। ठीक है नसीम सिद्दीकी साहब, पिछले दिनों इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म साहब को भी तलब किया और 1 माह में रिपोर्ट भी तलब की गई। आपके ख्याल में क्या हुकूमत इस मामले को संजीदगी से ले रही है? शाइस्ता देखें, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने सही तौर पे वज़ीर आज़म को बुलाया था क्योंकि इसमें जो मेन स्टेक होल्डर्स थे वो वालिदैन हैं जिनके बच्चों के साथ मैं वो लफ्ज़ ही नहीं इस्तेमाल करना चाहता जो जुल्म हुआ। अगर जो आज ही 16 दिसंबर 50 साल पहले जो वाक़या हुआ था, अगर उससे सबक सीखा होता तो शायद 7 साल पहले 16 दिसंबर ना आता, और अगर 16 दिसंबर 7 साल पहले जो था उससे सबक सीखा होता तो सियालकोट वाला वाक़या नहीं होता, क्योंकि फरमाया गया है कि एक शख्स का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो यहाँ पे अगर आप रियासत की जिम्मेदारी पूछती हैं तो देखें ना, वज़ीर आज़म को इस तरह दिलाजारी नहीं करनी चाहिए थी। वो कैसे कह सकते हैं? आज भी अगर हम उन बच्चों के बारे में सोचते हैं, वो बच्चे, वो कलियाँ जो बिन खिले मुरझा गई, हमारा दिल दहलता है। हमारे सगे नहीं थे, वो मेरे बच्चे नहीं थे, भांजे भतीजे नहीं थे, लेकिन वो कौम के बच्चे थे। और जिस तरह वो हमने दर्दनाक वाक़यात देखे, हम तो किसी तरह भी इनको माफ़ नहीं कर सकते। इसका कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा। उन लोगों को तो माफ़ी मिल ही नहीं सकती क्योंकि वो कोई मुल्क नहीं है, कोई उनके छोटे जुराइम नहीं है, उनका जुराइम बहुत बड़ा है। लेकिन फिर भी हम पूरा मुर्द इल्ज़ाम रियासत को नहीं ठहरा सकते। रियासत में तमाम चीज़ें आ जाती हैं, तमाम पिलर्स आ जाते हैं। मुकन्नना ने अपना रोल अदा किया, फ़ौज ने अपना रोल अदा किया, हुकूमत ने अपना रोल अदा किया, मीडिया ने अपना रोल अदा किया। रद्दुल फ़साद, उसके बाद दूसरा ज़रबे असब, आप देखें कि उसके बाद दहशतगर्दी की वारदातों में वो तेज़ी नहीं रही जो उस वक्त थी। उसके बाद पूरी कौम मुत्तहिद हुई और पाक फ़ौज के साए तले आपने देखा कि किस तरह हर महाज पे जो है वो दहशतगर्दी का मुकाबला किया गया। दुनिया में इक्का दुक्का वाक़यात आज भी हो जाते हैं। अमेरिका जैसी रियासत में आपने देखा कि स्कूलों के अंदर कोई ना कोई फायरिंग करके चला जाता है, यूके में हो जाता है, वेस्ट में हो जाता है। तो छोटे मोटे वाक़यात अभी भी पाकिस्तान में हो रहे हैं, लेकिन बड़े वाक़यात शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा रुक गए। तो हाँ, रियासत ने अपना रोल ज़रूर प्ले किया। उसके बाद से पाकिस्तानियों के आपने देखा कि दहशतगर्दी के उतने वाक़यात नहीं हो रहे। बहुत हमने जाने दी हैं, मईशत का बड़ा नुकसान पहुँचाया, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने को बाकी है। ठीक है मुजम्मिल सहरवर्दी साहब, सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम इतने कमज़ोर हैं कि हमारे पास वाहिद रास्ता जो है वो मुज़ाकरात करना ही है? मैं समझता हूँ कि ये भी एक बड़ी फजूल मंतक है कि जो सिर्फ हीनियस क्राइम्स में हैं उनको सज़ा दी जाएगी और जो मामूली जराइम में हैं उनको माफ़ कर दिया जाएगा। भाई आप कौन होते हैं माफ़ करने वाले? और जो दहशतगर्द तंजीम में है
उसमें वो दहशतगर्द है, उसकी डेफिनेशन ये है कि वो टेररिस्ट है। अब ये कहते हैं कि जी हमने जो सानिया APS में जो लोग उस वक्त मौके पे वारदात में मौजूद थे उनको सजाएं दे दी। नहीं भाई, पूरी TTP जिम्मेदार है उसकी, बहैसियत तंजीम उन्होंने उसकी जिम्मेदारी कबूल की थी। वो कोई इनफरादी एक्ट था किसी का कि आपने चंद मुल्जमान को सजा देने के बाद कहें कि जी इंसाफ हो गया। जिसने वो जिम्मेदारी कबूल की थी वो तो हमारे हाथ से छूट के भाग गया और आज भी इंटरव्यूज दे के हमारा मजाक उड़ाता है। न्यूजीलैंड का दौरा क्रिकेट का उसने कैंसिल कराया, उसके बाद वो इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू देता है और हमारा तमस्खर उड़ाता है और हमारी कैद से भागा है। वो जिस आदमी ने APS की जिम्मेदारी कबूल की वो सजा पाने की बजाय हमसे NRO ले गया। हैरानगी की बात है। अब दूसरी बात यह है कि क्या कोई रियासत जो खुद को एटमी ताकत कहती है, जो कहती है उसके बाद दुनिया की बहुत बड़ी फौज है, प्रोफेशनल आर्मी है, जिसने रद्दुल फसाद किया है, ज़रबे अज़ब किया है, उसका वज़ीर आज़म कहता है मैंने दहशतगर्दों से मुज़ाकरात करनी है। भाई क्यों? वो खौस्त में जाके मुज़ाकरात करते हैं, भाई ज़मीन पर क्यों नहीं करते? आप वहाँ सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, आपने मुज़ाकरात करनी है उनके साथ। और आप देखें कि इन बच्चों के वालिदैन आज भी जब अदालतों में दर बदर फिरते हैं तो बहैसियत कौम हमारा सर क्यों नहीं झुकता? जिनके बच्चे खोए हैं, जिन्होंने अपने बच्चों की लाशें उठाई हैं, वो आज भी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे में जब इंसाफ लेने खड़े होते हैं तो हम बड़े आराम से कहते हैं कि वज़ीर आज़म बुलाने पर पेश हो गए। भाई ये नौबत ही क्यों आई कि उन्हें अदालत का दरवाज़ा खटखटा के वज़ीर आज़म को बुलवाना पड़ा? वज़ीर आज़म खुद चल के उनके पास क्यों नहीं गए और उनको इंसाफ क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं उनको ये यकीन दिलाया कि उनका हर एक जो मुल्जिम है वो कैफरे किरदार तक पहुंचेगा और हम उनके साथ खड़े हैं? आज भी वो वालिदैन एक मीडिया हाउस के बाहर एहतजाज कर रहे थे कि उसने खबर चलाई कि उनको बड़ा इकोनॉमिक पैकेज दिया गया है। वो कहते हैं हमने तो 1 रुपया नहीं लिया बच्चों के कॉम्पनसेशन में। इस मुल्क ने उनका तमस्खर उड़ाया। मैं समझता हूँ वो आज भी इंसाफ के लिए फिर रहे हैं। आप उनकी दास्तानें सुने, वो मैं यहाँ TV पे कहना नहीं चाहता कि उनको किसने क्या कहा कि और बच्चे बना लें, कम बच्चे बना ले। ये बहुत मजाक हुआ है और अभी तक इंसाफ नहीं हुआ। जब तक वो सुप्रीम कोर्ट में उनकी पिटीशन पेंडिंग है, आप समझिए उनका इंसाफ हम पर कर्ज है और बहैसियत कौम कर्ज है। वज़ीर आज़म एक दिन पेश हुए, उन्होंने कहा जो अदालत कहेगी मैं कर दूंगा। भाई अगर अदालत के कहने पे करने हैं तो आप किस बात के वज़ीर आज़म हैं? आपकी क्या जिम्मेदारी है कि आपको जो अदालत कहेगी आप कर देंगे? बच्चों का खून हुआ है, बच्चे कत्ल हुए हैं, शहीद हुए हैं, आप अदालत को कहें मैं इंसाफ करूंगा। बहैसियत वज़ीर आज़म मेरी जिम्मेदारी है इनका तहफ़्फ़ुज़ करना। एक बड़ा लेम से उन्होंने कहा आप नया कमीशन बना दें। वज़ीर आज़म को इतना ही नहीं पता था पहला जुडिशल कमीशन मौजूद है। फिर जितना नेशनल एक्शन प्लान को मौजूदा दौरे हुकूमत में नुकसान पहुंचा है 3 सालों में, इसको जिस तरह डस्टबिन में डाला गया है मौजूदा 3 सालों में, इसकी रूह को ख़त्म किया गया है, मिलिट्री कोर्ट्स को ख़त्म किया गया है, उनकी एक्सटेंशन इस पार्लियामेंट से नहीं हो सकी मौजूदा हुकूमत की वजह से, हम मज़ीद इस्लाहात नहीं कर सके। ये सारा सेरा किसके ऊपर है? ये मौजूदा हुकूमत के ऊपर है। क्या ये भी आपने जो है अपोजिशन पर डाल देना है कि उनकी वजह से ये इस्लाहात नहीं हो सकी, नेक्टा नहीं बन सकी, इंटेलिजेंस शेयरिंग नहीं हो सकी, आगे रद्दुल फसाद का अगला मरहला नहीं शुरू हो सका, और आप कहते हैं कि दहशतगर्दी ख़त्म हो गई है। आप ज़रा रोज़ाना ट्विटर पे देखें, TTP का जो ट्विटर अकाउंट है वो आज भी कह रहे हैं कि हमने बॉम्ब ब्लास्ट में एक आर्मी की व्हीकल को निशाना बनाया है। दहशतगर्दी उसी तरह जारी है। नॉर्थ वजीरिस्तान में, बाजोड़ में वो रोज़ाना कार्रवाइयाँ हो रही हैं और फौज लड़ रही है और हम यहाँ गीत बजा रहे हैं कि हमने शिकस्त दे दी है। भाई अभी भी महाज जंग गर्म है लेकिन हुकूमत चैन की नींद सो रही है, जो बहुत अफसोसनाक है। नसीम सिद्दीकी साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी शाइस्ता, वो बात को बिल्कुल डिट्रैक कर दिया जाता है। मुजम्मिल साहब तो इस तरह बात कर रहे थे जिस तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी वो वाकया करवाया था और वही जिम्मेदार है। पहले 2014 से लेकर 2018 तक जो हुकूमतें थी उनके ऊपर भी तो कोई रोशनी डाले ना, ताकि बैलेंस हो जाए। एक बंदे के ऊपर सारा बोझ डाल देना वो मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है। और अब इस वक्त दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ उस तरह बिल्कुल इस तरह दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ नहीं हो रही जिस तरह पहले हो रही थी, तो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी मेरे ख्याल से नहीं फैलानी चाहिए। ठीक है मुजम्मिल साहब, मैं ब्रिगेडियर साहब का कमेंट लेती हूँ फिर आपकी जानिब आती हूँ। ब्रिगेडियर साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? शाइस्ता, बात यह है कि हमें समझना चाहिए, बिल्कुल एक नसीम साहब ने बात सही की, 4 साल PMLN की गवर्नमेंट रही है। नंबर 2, आपके सामने श्रीलंका में कितने लोग मारे गए एंड में आपस में
उन्होंने वहां पर उन्हें हथियार डाले और उसके बाद उनको वहां पर जो भी सजा देनी थी और बाकी मेन स्ट्रीम में आ गए। बात यह है कि क्या आप अनएंडिंग वॉर में जाना चाहते हैं? तालिबान के साथ, अफगान तालिबान के साथ अमेरिका की कितनी लड़ाई थी, कितने फौजी, कितना नुकसान हुआ, एंड में कॉम्प्रोमाइज हुआ। देखें, बात यह है कि हमने ये देखना है कि हमारी टर्म्स के ऊपर पेरेंट्स की मर्जी के मुताबिक जो लोगों को सजा देने के साथ अगर वो कहीं इस वक्त फंसे हुए हैं और हम उसका फायदा उठाते हैं, बिकॉज आप निगोशिएट करते हैं स्ट्रॉन्ग विकेट पर, इस वक्त पाकिस्तान अपर हैंड में है, दैट इज द राइट टाइम टू निगोशिएट करें, लेकिन अपने टर्म्स के ऊपर, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, और वो उनको सजा जो दी जाए उसके साथ दी जाए। ठीक है, एनबीसी अमीर अब्बास का कमेंट ऐड कर लूं, फिर आपके जानिब आती हूं। अमीर अब्बास, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए शाइस्ता, ये जो बात वीर साहब फरमा रहे हैं ना कि सिर्फ हुआ था, कुछ लोग कहते हैं जी तालिबान अफगानिस्तान में उनके साथ भी तो डील हो गई। भाई, जो तालिबान अफगानिस्तान में है वो सन ऑफ द सॉइल हैं, वो दहशतगर्द नहीं थे, वो अपने मुल्क के लिए, वो एक फॉरेन ऑक्यूपेशन के खिलाफ लड़ रहे थे। ये जो हमारे तालिबान है ये दहशतगर्द हैं, ये गुंडे हैं, गुमाश्ते हैं, बदमाश हैं, ये जराइम पेशा लोग हैं, ये लोगों की गर्दनें काटते हैं जी। जो अफगान तालिबान थे उनका मुख्तलिफ सिनेरियो, इसी तरह से जो सिविल वॉर श्रीलंका में हुई है वो किसी और मकसद के लिए हो रही थी। ये जो यहाँ कुछ हो रहा था, इनको कौन से राइट्स नहीं दिए? अगर कोई शख्स इस वजह से उठ जाए कि भी उसके खित्ते के अंदर राइट्स नहीं है, ठीक है, तो समझ में आता है। कोई शख्स इस वजह से उठे कि उसको ह्यूमन राइट्स का मसला समझ में आता है। इनको किस बात की तकलीफ थी? ठीक है, ये क्यों जत्था लेके पूरे मुल्क पर चढ़ाई कर दी और इन्होंने नाव देखा ना था, सबको भून डाला। ठीक है, एनबीसी आप क्या कहेंगे? मैं चाहता था ब्रिगेडियर साहब अपनी उस बात से यू टर्न ना ले जो उन्होंने पहले कहा था कि क्या क्या नहीं हुआ। हमारा सवाल यही था ना कि क्या हमने उससे कुछ सीखा? हमने जो कुछ सीखा था वो नेशनल एक्शन प्लान में डाल दिया था, उस पर अमल नहीं हुआ। अब जिसने भी नहीं किया, इन्होंने नहीं किया, पीछे वालों ने नहीं किया, अमल नहीं हुआ, बिल्कुल सही है। इसका मतलब हमने सीखा नहीं, हमने सीखा बिल्कुल नहीं। हम सिर्फ लफ्फाजी करते रहे, हम सिर्फ गिरली से खेलते रहे, हम सिर्फ अवाम के जज्बात से खेलते रहे, हम अवाम को ब्लैकमेल करते रहे। दूसरी बात, 80,000 90,000 अफराद शहीद हुए हैं। आप कितने खानदानों से बात करेंगे? कितने खानदान मीट हो चुके हैं, कितने खानदान उजड़ चुके हैं? अंदाजा है? नहीं अंदाजा। हम बात करते हैं सिर्फ उन लोगों की जो बड़े बड़े वाकयात में शहीद हुए हैं, काम आए, जो बाजारों में मरे, उनके खून का हिसाब कौन देगा, कौन लेगा, और उनके मुजरिम कौन है? बात फिर श्रीलंका और तालिबान पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं है। उनका अपना एक इशू था, उनका अपना एक, बिल्कुल सही कहा अमीर अब्बास ने, वो डायनेमिक्स अलग थे, वो इशूज अलग थे, उनमें इंडिया का खास करैक्टर था, खास अंदाज था, उसमें हमारा भी अंदाज था, एक हमारा भी करैक्टर था उसके अंदर, हम गए थे वहां पर। तो ये सब कुछ है। हमें किसी को डिफेंड करने के बजाय, किसी का पोर्टफोलियो अपने हाथ में लेने के बजाय, हमें हक़ाइक़ को देखना होगा। ठीक है, कि हम किधर जा रहे हैं, हम किस सिमत में हैं। बिल्कुल सही कहा कि अगर फोन नहीं होता तो ये शालकोट भी नहीं होता। ठीक है, इसका मतलब आपने नहीं सीखा, और आगे भी खतरा मौजूद है। ठीक है, मुजम्मिल साहब क्विकली कमेंट कीजिएगा, उसके बाद अमीर अब्बास साहब मुजम्मिल साहब का कमेंट ले लूं पहले मैं। जी मुजम्मिल साहब। देखें, पहली बात तो ये है कि बात तो अब गुज़श्ता 3 साल में नेशनल एक्शन प्लान का एक भी स्टेप नसीम सिद्दीकी साहब बता दें कि गुज़श्ता 3 साल में इमरान खान के दौर में एक भी नेशनल एक्शन प्लान के तहत ये किया गया है, बल्कि मिलिट्री कोर्ट्स ख़त्म की गई हैं, उन्हें पार्लियामेंट से एक्सटेंड नहीं कराया जा सका। इस हुकूमत की सबसे बड़ी नाअहली है। ये ईवीएम तो करा लेती है, मिलिट्री कोर्ट्स नहीं करा सकती। दूसरी बात, अब जब आप कहते हैं कि हम पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ से मुज़ाकरात कर रहे हैं, भाई उनकी क्या लेजिटिमेट हैसियत है जिनको आप कल को आप कश्मीरी जद्दोजहद को भी टीटीपी के साथ आपका पॉइंट आ गया। ठीक है मुजम्मिल साहब, आपका पॉइंट आ गया। अमीर अब्बास साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे वेरी क्विकली, मुझे ब्रेक पर जाना है। जी, एक जो लॉजिक दी जा रही है इस आर्गुमेंट के, इस फैसले के पीछे कि जी आखिर हर जंग जो है वो किसी मेज पर जाकर ही खत्म होती है ना, हमने एक अनएंडिंग वॉर तो नहीं रखनी। बहुत अच्छी बात है, अगर आज आपकी बुद्धि में ये बात आ गई है इस रियासत की कि हमने जंग को अनएंडिंग नहीं छोड़ना, हमने इसको खत्म करना है, तो ये जंग फिर 10 साल पहले खत्म कर देते मुज़ाकरात करके, ताकि इन 10 सालों में जो लाशें गिरी वो तो बचाई जा सकती ना। 15 साल पहले खत्म कर देते। अगर इनके पैर ही पड़ना था तो पहले पड़ जाते पैर। ये जो इतनी लाशें गिरवाई, इतनी बमबारी यहाँ पे करवाई, $150 अरब का नुकसान करवाया, वो तो ना होता ना। हम पहले कहते तालिबान को, भाई बाप आप तगड़े हैं, हम मरियम है,
हम बिल्कुल मरे हुए कौम है, मरा हुआ मुल्क है, हम नहीं लड़ सकते, हमारी जान बख्श दे, ये काम पहले कर लेते हम। ठीक है, आपको पॉइंट आ गया। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, इसी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो नाजरीन, कहानी कुछ यूं है कि तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा जस्टिस रिटायर्ड वजीहुद्दीन के वजीर आजम इमरान खान पर इल्जामात का मामला गंभीर हो गया है। हुकूमत ने जस्टिस रिटायर्ड वजीहुद्दीन के खिलाफ हतक इज्जत का मुकदमा करने का ऐलान कर दिया है। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि मुहिम के जरिए लोगों की पगड़ियां उछाली जा रही हैं, यहाँ वजीर आजम की इज्जत महफूज नहीं है। पीटीआई के साबिक रहनुमा ने बोल न्यूज़ के प्रोग्राम में इंकशाफ किया था कि ये सोच बिल्कुल गलत है। इमरान खान कोई दयानतदार आदमी है। उन्होंने इल्ज़ाम भी लगाया कि इमरान खान ने कभी अपना घर खुद नहीं चलाया। जहांगीर तरीन पहले 30 लाख और फिर 50 लाख माहाना देते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन ने इन इल्ज़ामात की तरदीद कर दी है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान का घर चलाने के लिए कभी कोई पैसा नहीं दिया। सवाल यह है कि क्या जस्टिस रिटायर्ड वजीहुद्दीन वजीर आजम इमरान खान पर लगाए हुए इल्जामात को साबित कर सकेंगे? अमीर अब्बास साहब, सवाल तो यह है कि क्या बात की कोई अहमियत या हैसियत भी है? मेरा ही प्रोग्राम था जिसमें जस्टिस साहब ने ये सारी गुफ्तगू की थी, और ये कुछ रोज पहले का प्रोग्राम था। और हमने ये प्रोग्राम इसलिए किया था कि इमरान खान साहब की 3 साल कारकर्दगी हम उन लोगों से डिस्कस करना चाह रहे थे जो कभी उनके साथ हम सफर थे और उन्होंने उनको छोड़ दिया था। तो हमारा सवाल ये था कि वो लोग जिन्होंने इमरान खान साहब को छोड़ दिया था, आज वो पछता रहे हैं उस फैसले पर कि उन्होंने क्यों छोड़ा इमरान खान को, या आज वो समझते हैं कि उनका छोड़ने का फैसला ठीक था। उस पर जस्टिस साहब ने ये बात की थी कि मैं जाती तौर पर ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब की जो फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी है वो निस्बतन पाकिस्तान के उनके पाए के जो बाकी सियासतदान है उनसे बहुत ज्यादा है। हमें बज़ाहिरन इमरान खान साहब की कोई फैक्ट्री नजर नहीं आती है, हमें बज़ाहिरन उनके उस तरह के कोई ओवरसीज प्रॉपर्टीज या उनके कोई फॉरेन बैंक अकाउंट्स या उनके सारे पैलेसेस या उनके कोई फ्रेंच शैटोज नजर नहीं आते हैं। इवन पाकिस्तान के अंदर भी हमें उनकी एक बहुत बड़ी बिजनेस एम्पायर्स नजर नहीं आती हैं। ना हमें ये नजर आता है कि उनके बच्चे किसी ऐसी एम्पायर का हिस्सा हैं जो एम्पायर इमरान खान की इल कॉटन मनी से बनी है। ये तो एक ऐसा फैक्ट है मेरा ख्याल है जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता। लेकिन जो बात जस्टिस साहब ने की वो भी किसी हद तक सही हो सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ जो पैसे वाले लोग हैं, सरमायादार लोग हैं, वो फंडिंग तो करते हैं, सियासी जमातों को भी करते हैं, सियासी लीडर्स को भी करते हैं। अब जरूरी नहीं कि ये जो 30 लाख जस्टिस साहब ने कहा और फिर बाद में 50 लाख हो गए, जरूरी नहीं कि वो कोई हार्ड कैश की सूरत में दिया जाता होगा इमरान खान साहब को। मुमकिन है जस्टिस साहब ही के बकौल हो सकता है वो गाड़ियों की मद में दिया गया हो, इमरान खान साहब गाड़ियां इस्तेमाल करते हो जहांगीर तरीन साहब की, उनके मुलाजिम इस्तेमाल करते हो, कोई और फैसिलिटी ऐसी उन्होंने रखी हो, ये हो सकता है। जो बात फवाद चौधरी साहब ने आज की है ना, इसमें मुझे बहुत हैरत हो रही है। उसकी वजह यह है कि खुद इमरान खान साहब ने अपने कंटेनर पे चढ़ के जो है वो 36 के 35 पंक्चर लगवा दिए थे और पूरा मुल्क उन्होंने उस हिसाब में ले लिया था और सारा मुल्क मान के बैठ गया था कि जी वाकई कोई इलेक्शन में पंक्चर लगे हैं। वो कितने सारे पंक्चर, वो तो झूठ निकला, खुद मान लिया इमरान खान साहब ने कि वो तो मैंने सुनाई बात कर दी थी। इसी तरह इमरान खान साहब ने कंटेनर पे चढ़ के और सारी दुनिया के अंदर वावेला मचाया कि जी नवाज शरीफ चोर है, आसिफ जरदारी डाकू है। तो आपकी बात भी तो मीडिया दिखाता था। क्या वो 126 दिन का धरना और वो मीडिया ने नहीं दिखाया जिसमें आप रोजाना चढ़ के आज के वजीर आजम के ऊपर फवाद साहब फरमा रहे हैं कि वजीर आजम की इंसल्ट हो रही है कि उनके बारे में कह दिया गया कि जी वो पैसे लेते रहे। तो जब उस वक्त के इमरान खान, उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ के खिलाफ सारी बातें करते थे, उस वक्त नहीं ख्याल आता था। तो मेरा ख्याल है अगर स्टैंडर्ड रखना है एक स्टैंडर्ड रखे। हाँ, हमारा मीडिया प्लेटफॉर्म है, अगर आपने उसूल बनाना है फिर ये उसूल बनेगा, ना वो गलत बात कर सकते हैं आपके खिलाफ, ना फिर आपको हक हासिल होगा कि आप लोगों की पगड़ियां उछाले बैठ के मीडिया की। सही, ठीक है। एनबीसी, अच्छा, अगर ये जो इल्जामात लगे हैं, आपके ख्याल में क्या इनकी वजह सियासत या फिर जाती मुखालिफत हो सकती है? देखिए, शायद 3-4 रोज पहले मैंने कहा था इमरान खान साहब की जो ईमानदारी की जाती ईमानदारी है उस पर कोई शुबा किसी को नहीं है। अमीर अब्बास ने बिल्कुल सही बात कही है। लेकिन और दूसरे मसाले सियासी पार्टियों में होता है। सियासी पार्टियों में दफातर चलाने का खर्चा होता है जो दूसरे बर्दाश्त करते हैं। अभी जरूरी नहीं कि पैसे इमरान खान के किचन में आलू गोश्त के लिए दिए गए हों, बैगन के लिए, टंडों के लिए दिए गए हों। ये पार्टी फंड में भी
जा सकते हैं। ये ऑफिस का जो ऑफिस चला रहे हैं बनीगाला से, उसका भी खर्चा हो सकता है, जो बताया कल एक साहब ने कि पहले 17,000 था, अब 7 लाख हो गया है, वगैरह वगैरह। तो ये एक ऐसा इल्ज़ाम है कि जो मेरा ख्याल है इसको इन्वेस्टिगेट तो होना चाहिए, और इसके साथ साथ वो तमाम इल्ज़ाम इन्वेस्टिगेट होने चाहिए जो वज़रा और अपोजिशन वाले एक दूसरे पे लगाते रहे, ख़ास तौर से नैब के इल्ज़ाम जो आग उठा के बार बार हाई कोर्ट बाहर पे कर रही है, सुप्रीम कोर्ट बाहर पे कर रही है, मुस्तकिल बेल मिल रही है और बेल ऑन मेरिट मिल रही है मुलजिमों को कि केस में कुछ नहीं है। तो वो इल्ज़ाम भी हैं, फिर वो इल्ज़ाम भी हैं कि फवाद चौधरी साहब ने भी लगाए, फिर कुछ जो खुसूसी हजरात हैं वो ट्विटर पर इल्ज़ाम लगाते रहते हैं, इन सबको ले लें। अब रहे जस्टिस वजीउद्दीन साहब, बहुत सीनियर आदमी, बहुत संजीदा आदमी है, बहुत मतीन इंसान है, पीटीआई के बानियों में से है। 2011 में शायद पीटीआई में आए थे जब फवाद चौधरी साहब काफ लीग के तर्जुमान थे, और पीटीआई की शायद सदारती उम्मीदवार भी रह चुके हैं वो। झगड़ा कहाँ हुआ पीटीआई से उनका, वो इंतखाबात पे हुआ, जब उन्होंने इंतखाबात कराए और इंतखाबात में जहांगीर तरीन और मखदूम शाह महमूद दोनों के ग्रुप उड़ गए, तो फिर वो इंतखाबात मुलतवी करना पड़े, मनसूख करना पड़े। जब मनसूख किए तो उन्होंने एतराज़ किया, उनको पार्टी से निकाल दिया गया, वो चुपचाप बैठे रहे। अब जो आगे आउटबर्स्ट हुआ उनका वो बस ऐसे ही था। मेरा ख्याल ये है कि वो बहुत क्लियर आज उन्होंने बात की है कि उन्होंने वेलकम किया है किसी भी नोटिस को, किसी भी मुकदमे को, और उन्होंने कहा है कि मुकदमा लाओ और मैं लड़ने को तैयार हूँ, लेकिन मुकदमा मुतासरा फरीक लाए, कोई ऐरा गैरा लेके नहीं आए। अब पता नहीं क्या कहना चाह रहे हैं वो, ऐरा गैरा किसे कह रहे हैं वो, लेकिन उन्होंने कहा है मुतासरा फरीक लाए। और जहां तक जहांगीर तरीन की तरदीद का ताल्लुक है, वो तो आनी थी, शुगर कमीशन का मसला है, तो वो सब बातें कह गए, आज फिर कह गए वो। ठीक है मुज़म्मिल सहरवर्दी साहब, जहांगीर तरीन साहब ने भी तरदीद कर दी है इस मामले की। अब जब जहांगीर तरीन साहब ने तरदीद कर दी है तो फिर आपके ख्याल में क्या ये काफ़ी नहीं थी कि अब हुकूमत ने ये फैसला कर लिया है कि हत्या इज़्ज़त का मुकदमा दायर करेंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं समझता हूँ कि डेफेमेशन जो है वो किसी भी माशरे में सच्चाई के बोलबाले के लिए बुनियाद है। अगर मुल्क में डेफेमेशन के लॉज ठीक नहीं होंगे, डेफेमेशन के केसेस के फैसले नहीं होंगे, तो सच कायम नहीं रह सकता और झूठ का बोलबाला हो जाएगा। तो इस हद तक तो मैं समझता हूँ कि अगर कोई मुतासरा फरीक है और वो समझता है कि उसकी हत्या की इज़्ज़त हुई है तो उसे अदालत जाना चाहिए, लेकिन हमारी अदालतें साल हर साल हत्या की इज़्ज़त के मुकदमात का फ़ैसला नहीं करती। और अब हमने देखा है कि पाकिस्तानी मीडिया पर लंदन में हत्या की इज़्ज़त के मुकदमात होते हैं और वहाँ से फ़ैसले आते हैं और वहाँ सच का नितारा होता है, क्योंकि पाकिस्तानी अदालतें वो करती नहीं हैं। इस वक्त इमरान खान साहब पर भी मुतअद्दिद डेफेमेशन के सूट्स हैं, नजम सेठी साहब ने भी किया हुआ है, शहबाज शरीफ ने भी किया हुआ है, और लोगों ने भी उनके झूठों पे, लेकिन इमरान खान उन मुकदमात में अदालतों में पेश नहीं होते और तारीख लेते हैं। अब जहाँ तक जस्टिस वजी और इमरान खान और जहांगीर तरीन का मामला है, तो ये कोई हुकूमती मामला नहीं है, ये उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है और वो उस वक्त की बात कर रहे हैं जब वो वज़ीर आज़म नहीं थे। तो मैं नहीं समझता कोई हुकूमत पाकिस्तान इसमें कहीं फ़रीक है, कोई वज़ीर इत्तलात इसमें फ़रीक है। ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, और अगर मामला है तो इमरान खान का और जस्टिस वजी का मामला है, जहांगीर तरीन का मामला है। तीनों को अदालत में जाना चाहिए, कुरान पर हाथ रख के हलफ दे के बात करनी चाहिए और अपने खुद को क्रॉस एग्जामिन कराना चाहिए ताकि सच सामने आ जाए। और अदालतों में जब आप गवाही के कटहरे में खड़े होते हैं, हलफ देते हैं, तो बहुत ही जीदार होता है जो झूठ बोल लेता है, वरना जिरा में सच सामने आ जाता है। मैं समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान को ये चाहिए कि ऐसा कानून बनाए कि हत्या की इज़्ज़त के मुकदमात का 90 दिन में 60 दिन में फैसला होना यकीनी हो और अदालतों को पाबंद किया जाए कि वो बर वक्त फैसले करें। ठीक है मुज़म्मिल साहब, मुझे ब्रेक लेनी है, नाज़रीन देते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे जस्टिस रिटायर्ड वजीहुद्दीन के इल्ज़ामात की जो उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान पर लगाए हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपके ख्याल में ऐसे मामलात की किस तरह से तहकीकात होनी चाहिए? क्या इस तरह के इल्ज़ामात साबित करना आसान होता है?
देखें, बात ये है कि आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर जस्टिस वजी, इज़ अ वेरी सीनियर जस्टिस और बात बड़ी मैच्योर भी करते हैं। लेकिन आई डोंट नो, ऐसे मौके पे जब पहले ही एक राना शमीम का एफिडेविट आया है, फिर उसके बाद साकिब निसार की वीडियो के कैसेट आ गई, उसके बाद अभी इस मौके पे ये इंटरव्यू मेरे ख्याल में अमीर अब्बास इज़ विद अस ये हुआ था, मुझे याद पड़ता है अगस्त के अंदर 2021 में। वाई एट दिस टाइम? और उसमें यह है कि इस मौके के ऊपर ऐसी बात करना जो जस्टिफाई नहीं हो सकती है, प्रूव नहीं हो सकती है। अगर आप कह रहे हैं और जिसके आप कह रहे हैं वो देते थे, अगर वो कहते हैं मैंने नहीं दिया तो बात खत्म होगी। सेकंड, इमरान खान वाज नॉट अ पब्लिक होल्डर, ऑफिस होल्डर। नंबर 3 जो एक और बात है वो ये है कि ये फंडिंग, पार्टी फंडिंग ओवरसीज पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी कंपनीज को, ये पॉलिटिकल पार्टीज को फंड करते हैं इलेक्शन के लिए होते हैं। तो और फिर सेकंड वहाँ उन्होंने ऑफिस बनाया हुआ था। आई थिंक उन्होंने क्लैरिफाई भी किया, पहले 70,000 होता था, फिर 1 लाख हो गया, फिर 2 लाख हो गया, जूनियर बढ़ती गई है और उसका हिसाब से सेपरेट भी है। तो ये इस मौके पे ऐसी बात होनी नहीं चाहिए और ना ये प्रूव हो सकती। हाँ, या तो फैक्ट फिगर होना, देन आई एग्री। सो यू हैव टाइम, तो आई थॉट कि दिस आई मस्ट कन्वे दिस पॉइंट। ठीक है, नसीम सिद्दीकी साहब, आपके ख्याल में इन इल्जामात से वजीर आजम इमरान खान साहब की साख मुतासर हो सकती है? देखिए शायदा, वज़ीर आज़म इमरान खान के ऊपर तो जब से वो क्रिकेट खेल रहे थे बहुत इल्ज़ामात लगे, लेकिन कभी भी उनकी साख को नुकसान नहीं पहुँचे, ना ही उनकी पॉपुलैरिटी में कमी आई। अगर आप उनको देखें कि सबसे ज़्यादा फेम वाले क्रिकेटर हैं पाकिस्तान के, जबकि जो दूसरे क्रिकेटर्स हैं जो इनसे जूनियर्स थे उन्होंने बहुत पैसा कमाया मेहनत से, कोई कमेंट्री कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई बिजनेसेस कर रहा है, लेकिन इमरान खान साहब चाहते तो उन सबसे ज़्यादा पैसा कमा सकते थे। फिर मुझे बात समझ नहीं आती, जस्टिस वजी बड़े काबिले एहतराम हमारे लिए हैं, लेकिन ये इन लोगों के ज़मीर 2-2, 3-3 साल बाद क्यों जागते हैं? जब पार्टी छोड़ देते हैं फिर क्यों ज़मीर जागता? फिर आपने ऐसी बात करनी 50 लाख खर्चा, 50 लाख तो आज भी खर्चा नहीं होगा उस घर का, मतलब कोई फिगर काबिल कबूल हो तो बंदा कहता भी। फिर जब कैटेगोरिकली जहांगीर तरीन ने कह दिया कि मैं उनके ज़ाती घर के खर्च के लिए कोई खर्चा नहीं देता था, पार्टी फंड में ज़रूर देता था, पार्टी की ज़रूरियात के लिए ज़रूर देता था, तो बिल्कुल नल एंड वाइड हो जाता है। अब जस्टिस वजी की जिम्मेदारी बनती है कि वो सबूत लेके आएँ कि जी इस तरह उन्होंने उनके ज़ाती खर्च के लिए पैसे दिए। तो इस तरह की बातें इस तरह के समझदार लोगों को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, जो कि आप वो खुद आप जस्टिस रहे हैं, आप कोर्ट ऑफ लॉ में इसको किस तरह प्रूफ करेंगे? तो मेरा ख्याल है कि उनके इस तरह कहने से बिल्कुल इमरान खान साहब की शोहरत को कोई नुकसान नहीं पहुँचा, बल्कि जस्टिस वजी की जो शान है उसको नुकसान पहुँचा कि इतने समझदार जो जस्टिस रह चुके हैं वो इस तरह बचकाना सी बात कर रहे हैं जिसको वो प्रूफ भी नहीं कर सकते। ठीक है, यानी आपके ख्याल में भी इससे वज़ीर आज़म साहब की साख को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे और मेरे मेहमानों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने